से हाजिर हूँ आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कॉलेजियम प्रणाली क्या है। कुछ दिनों से बहुत ही चर्चा में बनी हुई है कॉलेजियम प्रणाली, क्योंकि दरअसल अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे जो कानून मंत्री जी हैं श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, और उन्होंने उस लेटर में क्या कहा है कि भाई एक सर्च कम इवैल्यूएशन कमेटी बनाने की बात की है। सर्च कम इवैल्यूएशन कमेटी SEC का गठन करने की बात की है उस लेटर में, और कहा है कि उसमें एक प्रतिनिधि केंद्र सरकार का भी रखा जाए, जो पूरी कमेटी जो होगी SEC जो होगी वो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो उसका पैनल उनके नामों की सूची बना के वो भेजे कॉलेजियम के लिए, और उसमें एक प्रतिनिधि केंद्र सरकार का भी रहने की उन्होंने बात कही है, और उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली के लिए दोषपूर्ण बताया है। और हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी जो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था, उस पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे क्या क्या कब कब कैसे क्या हुआ और क्या है कॉलेजियम प्रणाली। दरअसल कॉलेजियम प्रणाली जो है ये ना तो संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, ना ही किसी संसद द्वारा लाए गए किसी अधिनियम द्वारा बनी गई है। ये पूर्णतः न्यायाधीश न्यायपालिका द्वारा बनाई गई प्रणाली है। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसके सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बनाई गई ये प्रणाली है, और उसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, उसका निर्माण किया गया है। इसमें संसद के किसी भी अधिनियम या संविधान के किसी अनुच्छेद या संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। यह पूर्णतः न्यायपालिका द्वारा निर्माण की गई प्रक्रिया है। तो सबसे पहले क्या है, लेटर बताया गया SEC के गठन की सिफारिश की हमारे कानून मंत्री जी ने, ताकि इसमें पारदर्शिता लाई जा सके। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता लाई जा सके। हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 217 में जो हाई कोर्ट होते हैं राज्यों के, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 217 में कि कैसे कैसे हमें नियुक्ति करनी है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की यह प्रणाली है। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? कॉलेजियम प्रणाली एक न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके स्थानांतरण की प्रणाली है, उसके जिसका निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से किया गया है। अब कैसे कैसे निर्णय आए, कौन कौन से माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 में, प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनकी राय को अगर वाजिब कारण है किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई राय है, वो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने ये कहा इस निर्णय में 1981 में कि अगर न्यायाधीश की जो राय है उस पे अगर कोई ठोस कारण है तो उनकी राय को अस्वीकार भी किया जा सकता है। उसे मानना जरूरी नहीं कि भाई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मतलब ये राय दी कि इस व्यक्ति का न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, तो ये जरूरी नहीं है। प्रथम न्यायाधीश मामले 1981 में निर्णय दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी राय अगर ठोस कारण है तो उनकी राय को दरकिनार किया जा सकता है, उनकी राय को स्वीकार किया जा सकता है। तो ये रही पहले निर्णय की बात। दूसरा न्यायाधीश मामला क्या है, 1993, यानी 12 साल तक जो ये प्रक्रिया, जो प्रथम न्यायाधीश मामला था, इसकी प्रक्रिया 12 साल तक यानी 1981 से 1993 तक चलती रही, और इसने कार्यपालिका को न्यायपालिका पे डोमिनेंट बना दिया। यानी कार्यपालिका जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का प्रभाव
बढ़ा दिया इस निर्णय ने। लेकिन 1993 में दूसरा न्यायाधीश मामला जो आया उसमें क्या कह दिया गया, उसी में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई और उन्होंने कहा इस निर्णय में दूसरे न्यायाधीश मामले में कि चीफ जस्टिस के सुझाव का मतलब है उसकी केवल राय लेना नहीं, उसकी सहमति। अगर वो सहमति मतलब उसकी सहमति चाहिए तभी हम न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। किसकी सहमति चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। जो दूसरे न्यायाधीश मामले में कहा गया कि अगर हम किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है तो उसकी सहमति जरूरी है, और उन्होंने उसका विस्तार किया। उसने कहा कि उसकी एक निजी राय नहीं, उसके साथ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की भी राय होगी। इसका मतलब वो उसकी निजी राय ना होकर के एक संस्थागत राय होगी और उसकी स्वीकृति जरूरी होगी। उसी के द्वारा, उसी की प्रणाली के द्वारा किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ये कहा गया दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में। उसके बाद आते हैं तीसरा न्यायाधीश मामला। तीसरा न्यायाधीश मामला क्या है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है? हमारे अनुच्छेद 143 संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है किसी न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह लेने की जरूरत है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में सलाह ले सकता है। और इसी जो तीसरा न्यायाधीश मामला था ये इसी पे आधारित था। अनुच्छेद 43 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इस मामले में सलाह मांगी। तो फिर इसके बाद और चेंजिंग हुई। क्या कहा इन्होंने कि कोलेजियम का विस्तार कर दिया गया। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 उसके सहयोगी वरिष्ठतम न्यायाधीश कोलेजियम में शामिल होंगे। ये आया हमारा तीसरा न्यायाधीश मामला। अब कोलेजियम प्रणाली का जो प्रमुख होता है वो हाई कोर्ट में हमारा जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो प्रमुख होता है। और उसके 4 वरिष्ठतम सदस्य सुप्रीम कोर्ट भी उसके साथ होते हैं, उसको मिलाकर के कोलेजियम बनती है। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और प्लस 4 उसके साथी वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलाकर के कोलेजियम बनता है हाई कोर्ट में और उधर सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या है नियुक्ति की प्रक्रिया? क्या है नियुक्ति की प्रक्रिया? सबसे पहले सीजेआई की बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश जो है जो निवर्तमान जो रिटायर हो रहा है जज, रिटायर हो रहे हैं जो सीजेआई, वो उनके नाम की सिफारिश करते हैं। कौन करते हैं? जो वर्तमान न्यायाधीश हैं, जो रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं, जो रिटायर होने वाले सीजेआई हैं, वो अगले आने वाले सीजेआई की सीनियरिटी के आधार पर सिफारिश करते हैं। पहले क्या था कि भाई वो जिसकी सिफारिश कर देते थे जनरली सीनियर की करते थे। लेकिन एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का मामला था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एक फैसला दिया था। तो उस समय क्या हुआ कि भाई 3 जजों को दरकिनार करके 70 के दशक की बात है, जो जज थे सीजेआई थे उनके जूनियर जो जज थे उनको ना बना करके उनसे और 3 जजों को छोड़ करके चौथे जज जो थे उनके 3 सीनियर जजों को छोड़ करके जो चौथे जज थे उनको उनके नाम की सिफारिश कर दी, उनके लिए सीजेआई बना दिया गया। हालांकि जो जिनका नंबर था सीजेआई बनने का उन्होंने इससे नाराज होकर के इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन क्या हुआ उस समय से ये कर दिया गया भाई जो वरिष्ठतम सीनियर वो होगा जज वही उसी के नाम की सिफारिश करेंगे। जो भी रिटायर होने वाले सीजेआई होंगे वो उसी के नाम की सिफारिश करेंगे, उसी को वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी को सीजेआई बनाया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज वही प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति क्या होगी? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होगी? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मिलकर के उसके नामों की सिफारिश करेंगे और उस नाम की जो सिफारिश होगी उस नाम को भेजेंगे कानून मंत्री के पास।
और कानून मंत्री फिर प्रधानमंत्री के लिए भेजेंगे वहां से। और प्रधानमंत्री के लिए क्यों भेजेंगे? क्योंकि वो राष्ट्रपति की सलाह लेने के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के लिए कानून मंत्री जो प्रधानमंत्री होंगे, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो जजों की नियुक्ति हो जाएगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब हाई कोर्ट के जज कैसे करते हैं? हाई कोर्ट के जज का जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उनका चयन इस आधार पे, नियुक्ति इस आधार पे की जाती है कि पहली शर्त तो ये है कि जो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य के बन रहे हैं, तो उस राज्य के वो निवासी नहीं होंगे, उस राज्य से संबंधित नहीं होनी चाहिए, वो दूसरे राज्य से संबंधित होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जैसे यूपी के हाई कोर्ट इलाहाबाद में अगर वो मुख्य न्यायाधीश बनना चाह रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं होने चाहिए, वो किसी दूसरे प्रदेश से संबंधित होने चाहिए। हालांकि उनके नाम की सिफारिश वही कॉलेजियम द्वारा ही की जाती है। हाई कोर्ट के चीफ जज की नियुक्ति कौन करेगा? उसका कॉलेजियम मिलकर के ही करेगा। कॉलेजियम में कौन होंगे? हमारे वही एक तो जो रिटायर होने वाले हैं जज जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके बाद उनके साथ 4 और वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, और वो सिफारिश करके उनके नाम की लिस्ट जो देंगे वो मुख्यमंत्री को देते हैं। नाम की जानकारी मुख्यमंत्री को वो फाइल पहुंचाते हैं, और मुख्यमंत्री जो साहब होते हैं वो राज्यपाल को कानून मंत्री की सलाह लेने के लिए राज्यपाल के माध्यम से, राज्यपाल से कहते हैं कि वो कानून मंत्री की इसमें सलाह लेने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से उसके हाई कोर्ट के चीफ जज जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, और इसी तरह हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम द्वारा की जाती है। अब कॉलेजियम प्रणाली की बात विरोध क्यों हो रहा है? इसमें आलोचक जो बता रहे हैं, उसमें आलोचकों ने बताया कि कार्यपालिका, इनमें आलोचना कुछ बताएंगे, जैसे कार्यपालिका का बहिष्कार हो रहा है, इसमें कार्यपालिका को कोई रोल नहीं होता। कार्यपालिका का रोल जब कॉलेजियम जो है उस नाम की सिफारिश, उसकी सूची, उसकी फाइल बना देती है, उसके बाद ही सरकार का काम उसमें प्रक्रिया होती है, उससे पहले कोई सरकार की प्रक्रिया नहीं। इसका मतलब उन्होंने कहा कि भाई कार्यपालिका का बहिष्कार है, इससे क्या होता है, गलत चयन होने की संभावना है किसी, और उसमें कोई मतलब वो किसी के प्रति जो कॉलेजियम है वो किसी के प्रति जवाबदेह भी नहीं है कि भैया हमने ये किया, अगर कोई उसमें कोई गलती निकाल दे तो वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं। पक्षपात, भाई भतीजावाद की संभावना बता रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई गोपनीयता के आधार पर कोई सिफारिश की जाती नामों की और नियुक्ति की जाती है, तो इसमें पक्षपात होने की संभावना। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध भी आलोचक लोग बता रहे हैं। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या है कि हमारे जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों हैं तो स्वतंत्र, लेकिन हम मतलब उसमें संविधान में ये कहा गया है कि उनकी तीनों की स्वतंत्रता भी बनाए रखेंगे और नियंत्रण भी उन पर रहेगा। इतना भी स्वतंत्र, किसी विभाग को इतना भी स्वतंत्र नहीं कर देंगे कि वो अनियंत्रित हो जाए। तो नियंत्रण प्लस संतुलन, नियंत्रण भी रहना चाहिए और संतुलन भी रहना चाहिए, स्वतंत्र भी रहना चाहिए। स्वतंत्रता उनकी रहेगी लेकिन नियंत्रण भी होना जरूरी है। उसके बाद असमान प्रतिनिधित्व। असमान प्रतिनिधित्व की बात यह है कि भाई जिसकी सिफारिश कर देते हैं वही आगे न्यायाधीश बन जाता है। जैसे हमारे हाई कोर्ट में इसमें महिला न्यायाधीशों की बहुत कमी है। अब इसकी सुधार की बात कर रहे हैं, कॉलेजियम प्रणाली की जो बात हो रही है, हमारे उपराष्ट्रपति तक इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया ये प्रणाली गलत है, इसके अनुसार, ये लोकतंत्र के अनुसार नहीं है। तो इसके सुधार के लिए 2014 में हमारी केंद्र सरकार एक संविधान संशोधन लेके आई, 99वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 19 जो था संविधान संशोधन लेकर आई, जिसमें उसने केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम को इस आयोग से, NJAC से रिप्लेस कर दिया जाए, कॉलेजियम की जगह पर एक आयोग बना दिया जाए और उसमें केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधित्व हो, और वही इनको, इसके जो न्यायाधीश होंगे उनके नाम की सिफारिश करे, और वो उसी के आधार पर जो कॉलेजियम का काम है उसका स्थान इस आयोग को देने की बात की थी। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये कहते हुए रद्द कर दिया कि जिस न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन है और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, इसलिए इस आयोग को
और उस भंग आयोग की सिफारिश आयोग को नहीं बनाया जा सकता, और उस 99 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये था हमारा कॉलेजियम प्रणाली के बारे में।